इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आप देख रहे हैं मैं स्टूडियो से थोड़ा बाहर हूं, लेकिन यह खबर बहुत बड़ी है, चर्चा करना बहुत जरूरी है। कल दिन भर होली बीतने के बाद, बल्कि होली के एक दिन पहले से ही माहौल बनना शुरू हो गया था। होली के एक दिन पहले छोड़ दीजिए, बल्कि अमित शाह जी 3 दिन के दौरे पर जब बिहार गए, उसी वक्त ये लगभग तय हो गया था कि कुछ खेल बड़ा होने वाला है। और ये ऑपरेशन नीतीश जो 2025 के चुनाव में अवश्यंभावी था, अनफॉर्चुनेटली चुनाव के दौरान नहीं हो पाया। वो ऑपरेशन नीतीश चुनाव के बाद हो गया। चुनाव के पहले भी एक बार प्लानिंग हुई थी। आप याद कीजिए कि जब पत्रकारों ने 1-on-1 इंटरव्यू में अमित शाह जी को पूछा था कि क्या चुनाव जब खत्म हो जाएंगे, आपकी मेजॉरिटी आ जाएगी, तो क्या अभी जिनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है नीतीश कुमार जी, क्या नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे? तो अमित शाह जी ने कहा था कि विधायक दल तय करता है अपने नेता को, मैं कोई नहीं होता हूं तय करने वाला। चुनाव खत्म होंगे, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट जैसा कि आप कह रही हैं कि अपेक्षित है कि एनडीए मेजॉरिटी में आ रही है। अभी वर्तमान में नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहे हैं, और जब नतीजे आएंगे तो एक बार दोबारा विधायक दल बैठेगा और विधायक दल तय करेगा कि अपना नेता कौन होगा, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। उसके बाद यह खबर आपके तरह फैल गई पूरे देश में। नई नई रणनीतियां बनने लगी, स्ट्रेटेजी बनने लगी। आपको याद होगा कि जादूगर एक बड़े नेता हैं जिनको जादूगर कहते हैं। हालांकि वो अपने स्टेट में कोई जादू चला नहीं पाए, लेकिन उनको लोग जादूगर के नाम से जानते हैं। कांग्रेस में जो कुछ साइकोफेंट एक गैंग है, वो हमेशा कहते रहता है कि ये जादूगर है। मैं नहीं मानता हूं कि वो जादूगर है, लेकिन कुछ न कुछ तो कलाबाजी वो करते रहते हैं। सचिन पायलट को उन्होंने इतना सब कुछ होने के बाद, वो स्टेट प्रेसिडेंट थे, उसके बाद भी माननीय जादूगर गहलोत साहब, अभी जैसे मैंने जादूगर कहा तो आप समझ गए होंगे, ज्यादातर दर्शक समझ जाएंगे कि मैं किसके बारे में चर्चा कर रहा हूं, तो वो अशोक गहलोत है। तो अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व, अशोक गहलोत जी का करिश्मा फिर से शुरू हो गया। जादूगर उनको कहा गया और आला कमान ने जादूगर अशोक गहलोत जी को फौरन पटना भेजा, और पटना में जादूगर जी ने अपना स्टेटमेंट देना शुरू किया कि देखिए साहब, मैं तो पहले से ही कह रहा हूं कि ये धोखा दिया जाएगा नीतीश कुमार जी को, और नीतीश कुमार जी धोखे का शिकार होने वाले हैं। धोखा कौन देगा? धोखा देने वाली है भारतीय जनता पार्टी। प्रचार किया गया, ये सब आपको मालूम है, ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन उस एक स्टेटमेंट ने पूरे चुनाव की रणनीति बदल दी, और जो ऐसा लग रहा था कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया भारतीय जनता पार्टी के लिए। शुरुआत में बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित ने कहा कि अब तो खत्म हो गया मामला, नीतीश कुमार छोड़ रहे हैं, बीजेपी मिट्टी में मिल जाएगी, 40-50 भी नहीं पहुंच पाएगी, स्ट्राइक रेट खत्म हो जाएगा, ये नीतीश कुमार का जो कॉम्बिनेशन है वो भारतीय जनता पार्टी को इस पोजीशन पर लेके आती है। पूरा हंगामा हुआ। जो विपक्ष, जो पहला विपक्ष था, प्रोमिनेंट विपक्ष आरजेडी, वो आरजेडी ने टोन डाउन कर दिया कि नीतीश बाबू हो सकता है कि उनका रास्ता छोड़ करके हमारे रास्ते पर आ जाए, हमारे डगर चलने लगे। और राहुल जी को भी लगने लगा कि अगर नीतीश ने साथ छोड़ दिया तो फिर वो बिहार का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, फिर वह राष्ट्रीय स्तर का कॉम्बिनेशन होगा, और मोदी को टेक डाउन करने में हम लोगों को सफलता मिल जाएगी। बड़ी बड़ी रणनीतियां बनने लगी। दिन रात दिल्ली से लेकर के पटना के बीच में एक के बाद एक रणनीति बनने लगी, और जादूगर उसमें अपना जादू चला रहे थे कि बस अब हो गया, मोदी का टेक डाउन बस तय है। नीतीश कुमार ने साथ छोड़ा और मोदी को हम घुटने पर ला देंगे। इसका नतीजा यह हुआ कि जिस अपोजिशन को नीतीश कुमार को टारगेट करना चाहिए था, उनके 20 साल के फेल्योर को
जनता के बीच ले जाना चाहिए था, वो विपक्ष नीतीश कुमार के फेल्यूर को जनता के बीच में नहीं ले गई। अनर्गल मुद्दे, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, और इस बात को थोड़ी देर में पॉलिटिकली जो सबसे स्मार्ट नेता मैं जिसे मानता हूं पूरे देश में, शार्पेस्ट ब्रेन, पॉलिटिकल ब्रेन, वो है श्रीमान लालू जी यादव। श्रीमान लालू जी यादव इस पेज को समझ नहीं पाए और इसीलिए लोग कहते हैं कि अमित शाह चाणक्य हैं। एक जो चाणक्य जो अपने को खुद कह रहे थे, जो चंद्रगुप्त बनने चले थे, प्रशांत किशोर जी, वो प्रशांत किशोर जी को भी लगा कि ये क्या स्टेटमेंट है, वो भी डील नहीं कर पाए कि 11th आवर में अमित शाह कह रहे हैं कि विधायक दल तय करेगा मुख्यमंत्री को। वो कहीं कुछ बोल नहीं रहे थे, प्रशांत किशोर चुप्पी में थे। उनको इस बात का एहसास हो गया था कि ये स्टेटमेंट बहुत ही कैलकुलेटेड स्टेटमेंट है और ये विपक्ष को भ्रमित करने के लिए दिया जा रहा है, ताकि विपक्ष अटैकिंग मूड में जो है नीतीश कुमार के, वहां से डाइल्यूट हो जाए। उस वक्त परेशानी ये थी कि अगर नीतीश को भारतीय जनता पार्टी उसके बारे में कुछ कहती अपने तरफ से तो बीजेपी को खामियाजा उठाना पड़ता, और अगर नीतीश की आलोचना अपोजिशन मुखर होकर करती तब भी बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ता। कैलकुलेशन किया गया कि ये अगर आलोचना विपक्ष टोन डाउन कर दे नीतीश कुमार को लेकर के तो क्या फायदा हो सकता है। लगा कि हाँ हो सकता है, तो भ्रमित किया गया। भ्रमित करने वाला बयान क्या था? बयान ये था कि विधायक दल तय करेगा। विधायक दल तय करने का मतलब ये था कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। नेतृत्व में चुनाव हो रहा है लेकिन चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा नहीं है। ये भ्रम फैला, और भ्रम फैला तो अपोजिशन अपना जो अटैक है वो नीतीश कुमार से डाइवर्ट कर लिया। भारतीय जनता पार्टी पर उनका अटैक रहा लेकिन नीतीश कुमार को डाइवर्ट कर लिया, और उसके बाद 5-10 दिन के बाद नीतीश जी के बारे में वही अमित शाह कहने लगे कि कोई वैकेंसी नहीं है, यहां मुख्यमंत्री का चेहरा भी डिसाइडेड है और प्रधानमंत्री का भी चेहरा डिसाइडेड है। जो सारे लोग सपना देख रहे हैं कि यहां मुख्यमंत्री को हटाएंगे और प्रधानमंत्री का भी चेहरा बदल दिया जाएगा, वो सपना बेकार देख रहे हैं, दिन में देख रहे हैं, उनका सपना चकनाचूर हो जाएगा। वही हुआ। 202 की मेजॉरिटी एनडीए लेड सरकार को, एनडीए लेड को मिल गई बिहार में, और फिर जो सरकार बनी वो आप देख ही रहे। लेकिन जिस दिन से सरकार बनी, आप सबको मालूम है नीतीश बाबू की जो मानसिक स्थिति है, जो शारीरिक स्थिति है, अब उतनी दुरुस्त नहीं है। वो भी लगभग 74-75 के करीब पहुंच गए हैं। अब वो सेफ एग्जिट चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन जो है, स्ट्रेटेजिस्ट जो है, वो नीतीश जी से लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे थे कि नीतीश बाबू 20 साल तक आपने सेवा की, अब आप डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उस तरह से लीड करने की स्थिति में नहीं है। हम लोगों का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, हम बड़ी पार्टी है, आपकी पार्टी भी अच्छा परफॉर्मेंस की है, लेकिन हम लोग ऐसा करें, एग्रीमेंट करते हैं जिसमें आपका भी मान रहे, इज्जत रहे। प्रधानमंत्री का तो पोस्ट वैकेंट है नहीं। एक आपकी जो इच्छा थी, आप राज्यसभा आ जाइए और आपके सुपुत्र को जो नई सरकार गठित होगी उसमें कहीं ना कहीं अकोमोडेट किया जाएगा। पटना की पावर गैलरी में चर्चा हो रही है कि जो उनके पुत्र हैं उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा। मुझे डाउट है कि एट दी ऑन दी, आप ये कह सकते हैं कि इन द बिगिनिंग जब सरकार गठन हो रही होगी तो जो नीतीश जी के सुपुत्र हैं उनको कैबिनेट बर्थ मिल जाएगा या डिप्टी सीएम का बर्थ मिल जाएगा। मुझे लगता है कि ये फिर छीछा लेदर होने वाली है, लेकिन वो नीतीश कुमार को तुष्ट करने के लिए ऐसा हो सकता है। नीतीश जी मान भी सकते हैं पुत्र मोह में, और वो अपनी बेटी को सेट करना चाहते हैं, बेटी की भी इच्छा हो, ये दोनों। लेकिन इसमें गुंजाइश 50-50 का है। हो सकता है कि नीतीश बाबू के पुत्र डिप्टी सीएम न बने, क्योंकि बीजेपी को यह लग रहा है कि हम उनको अकोमोडेट करेंगे लेकिन इतने जल्दी नहीं। आपको हम राज्यसभा भी दे दें, बेटे को डिप्टी सीएम भी बना दें तो लोग बड़ी आलोचना करेंगे हमारी, तो पब्लिक में एक फेस रखते हैं कि आपको राज्यसभा दिया है, आपके बेटे को भी अकोमोडेट करेंगे। अगर नीतीश बाबू ने खूंटा गाड़ दिया कि नहीं हमारे बेटे को डिप्टी सीएम बनाना ही पड़ेगा आपको, तो बीजेपी के पास कोई रास्ता नहीं है, वो उनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाएंगे।
बाकी राजनेताओं के सुपुत्रों में सबसे अच्छा लोग कहते हैं, मैं नहीं जानता हूं, लोग कहते हैं कि जो उनके लड़के हैं वो बड़े सुशील हैं, सभ्य हैं, शांत हैं। मुझे नहीं मालूम, मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी कर नहीं सकता हूं क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से उनके सुपुत्र को जानता नहीं हूं। लेकिन